छोटी सी मुस्कान गाने दो चेहरे पे इस दिन को खुल के तू जी लेना। ओ यारा कल की तो बातें हाँ कल की है, इस दिन को खुल के तू जी लेना। ओ यारा मेरे यारा। मैं बात करता हूँ कैंसर की और मेंटल हेल्थ की। एंड ये जो इनिशिएटिव है स्पेस, जिसकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, ये ऐसा बनाया ही गया है SPCACE। इसका मतलब है कि इट्स अ सेफ स्पेस फॉर कैंसर पेशेंट। बिकॉज कई बार जो कैंसर है ये एक इतनी जटिल और इतनी कॉम्प्लेक्स बीमारी है कि किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और हमें जब ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि सामने वाला हमारी बात को ठीक से समझ पाएगा, तो हम कई बार कहना भी नहीं चाहते हैं, हम बात भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में सारे के सारे लोग जो है, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे के दुखों से या उनकी जर्नी से भली भांति परिचित हैं। और कहीं ना कहीं हम सब जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आते हैं और हम यहाँ पर दिल खोल के बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जो भी अगर कुछ सुझाव हैं तो वो भी हम देना चाहते हैं। एंड आपको मैं बता दूं कि ये जो इनिशिएटिव है, दिस इज बीइंग मेंटर्ड बाय नन अदर देन उर्वशी प्रसाद जी, जो खुद एक कैंसर सर्वाइवर हैं और सरकार के साथ काम करती हैं, नीति आयोग से आती हैं, वहाँ पे ये एज अ डायरेक्टर पोस्टेड है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैलेटिव केयर का। पैलेटिव केयर क्या है, इसके बारे में तो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर KV गणपति, जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में काम करते हैं। इनके बहुत सारे स्वरूप हैं, शायद मेरे पास शब्द नहीं होंगे इनका ठीक से इंट्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि सर इज एसोसिएटेड विद ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। टाटा हॉस्पिटल का पैलेटिव केयर डिपार्टमेंट ये हैंडल करते हैं। CEO हैं जैस्कैप करके एक ऑर्गेनाइजेशन की, जो फंड रेज करता है और फंड प्रोवाइड कराता है कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो बहुत सारे काम करते हैं सर। एंड ही इज एन अमेजिंग पर्सन एंड अ वेरी नाइस फ्रेंड। एंड सर, आज हम बात करेंगे यहाँ पे पैलेटिव केयर की, क्योंकि कई बार जो है हम लोगों को बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। क्यूरेटिव इंटेंट क्या होता है, पैलेटिव केयर क्या होता है। भाई डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि भाई अब इनको जो है घर लेकर जाइए, इनका इलाज संभव नहीं है। तो क्या वही पैलेटिव केयर है, या वो जिंदगी का अंत हो जाता है? क्या सारी चीजें हैं, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम आपसे ये जानते हैं कि ये जो जर्नी है, मतलब इसके बारे में हम पहले आपसे सुनते हैं, फिर काफी सारे सवालात होंगे जो हम आपसे करेंगे। मैं मीनवाइल आपका प्रेजेंटेशन जो है वो मैं शेयर करना चाहूंगा, सो दैट यू कैन टेक अस थ्रू दैट जर्नी इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। ऑलराइट। सबसे पहले विवेक जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर सच ए काइंड इंट्रोडक्शन। अच्छा, फिर ये बताइए, मैं ये प्रेजेंटेशन अंग्रेजी में कंटिन्यू करूं या मैं आप जैसे शुद्ध हिंदी बोल नहीं सकता हूं? हाँ, हिंदी इंग्लिश अगर मिक्स कर लेंगे सर, क्योंकि मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है कि आपकी हिंदी उतनी मजबूत नहीं है। लेकिन जितना आप हिंदी में बोल सकेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है काफी वाइड है और बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है, और कई बार लोगों को उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि जी, समझ गया जी। ऑलराइट। सबसे पहले तो मैं जो यहाँ उपस्थित है सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने एक शनिवार दोपहर में खाना खा के आराम से सोने के बजाय आप 1 घंटे या उससे ज्यादा हमको सुनने के लिए आप लोग सब तैयार हैं। तो जैसे विवेक ने बताया, ये पैलिएटिव केयर यानी प्रशामक सेवा जिसको हम कहते हैं, ये बहुत ही मिसअंडरस्टूड टर्म है। ओके, तो सबसे पहले विवेक जी, जस्ट मूव अहेड, just move ahead with the slide. I'll tell you where to stop. Go further, 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 go further. आगे जाइए। हाँ, बस 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 वही स्लाइड पे आइए। अब ये जो पैलिएटिव केयर की बात होती है, भले हम यहाँ पे वी विल टॉक अबाउट कैंसर, क्योंकि मैं एक ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मेरा तजुर्बा ज़्यादातर कैंसर के साथ ही है। लेकिन जब हम पैलिएटिव केयर की बात करते हैं तो ये कोई भी क्रॉनिक कंडीशन यानी दीर्घकाल से रहने वाला कोई कंडीशन, जैसे कि डायबिटीज होता है, COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर होता है, या फिर कार्डियक कंडीशंस होते हैं, या फिर कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं जिसका क्योर तुरंत से नहीं हो सकता है। जब आप बीमारी को लेते हैं तो एक है एक्यूट, मतलब ये छोटे समय के लिए वो आता है बहुत तेजी से और इसका इलाज हो जाता है, इलाज के बाद में वो कंडीशन जो वो खत्म हो जाता है। लेकिन ये जब
क्रॉनिक कंडीशन की बात होती है तो ये इतना आसानी से क्योर नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। ठीक है, तो इस लंबे समय से चलने वाली ये जो कंडीशन है, जिसमें सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तकलीफें, पीड़ाएं भी बहुत होती हैं। एग्जिस्टेंशियल, स्पिरिचुअल, साइको सोशल डिस्ट्रेस, इसलिए आप यहाँ ऊपर देखेंगे बायो साइको सोशल फैक्टर्स। मतलब एक आम आदमी है जो सिर्फ उसका बॉडी ही नहीं है, पर उसका साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, उसकी पर्सनालिटी से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जब हम देखते हैं पैलिएटिव केयर में तो पूरे के पूरे इंसान को हम देखते हैं। भले आपको कैंसर एक जगह से सीमित है, जैसे स्तन का कैंसर होता है या लिवर का कैंसर होता है या फिर हड्डियों की कैंसर होती है, लेकिन ये कैंसर की वजह से और उपचार के तौर पे इतना लंबा दौर चलता है कि आदमी बहुत तकलीफ महसूस करता है, क्योंकि वो किसी का पिताजी होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का हस्बैंड होता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं लाइफ में, अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन कैंसर और उसके ट्रीटमेंट के होते हुए उनको ये नहीं समझ में आता कि ये कब तक, कहाँ तक और कितने तक ये ट्रीटमेंट और ये बीमारी चलेगी। क्या एक बार ये बीमारी का दवाई करने से वो वहीं थम जाती है, दोबारा आने की संभावना है? और ये सारी बातें उसको बहुत बेचैन कर देता है, एंग्जाइटी कर देता है। कभी कभी वो इतना परेशान हो जाता है कि सोचता है कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा काम किया ही नहीं है, लेकिन क्यों मुझे भगवान से ऐसी सजा मिल रही है, ऐसे भी सोचता है। तो ये बहुत सारे सोर्सेस हैं जहाँ से उसको तकलीफ या पीड़ा, जिसको डिस्ट्रेस जिसको कहते हैं, ये आता है। और ये डिस्ट्रेस को हैंडल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके जीवन की गुणवत्ता पर इसका असर बहुत होता है। जब आप अपने आप में अच्छा महसूस नहीं करते, अपने आप अच्छा महसूस फील नहीं कर रहे हैं, तो आपको कोई भी चीज करने को मन नहीं करेगा। और जब कोई भी चीज करने को मन नहीं करता है तो आपकी सारी जिम्मेदारियां वहीं रुक जाती है, और जिससे बीमारी से ज्यादा मरीज को इस बात का तकलीफ कि मुझे मेरे बेटे को और पढ़ाना है, बेटियों की शादी करके उनको सेटल करवाना है, मेरी पत्नी जो है वो इतना पढ़ी लिखी नहीं है और घर गृहस्थी अच्छा समझती है, लेकिन पैसा कमाना मेरा काम है, तो ये मेरा पूरा घर चलता है, मेरे ऊपर एक बूढ़े माँ बाप जो निर्भर होते हैं। तो इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच में मुझे अगर ये बीमारी आ गई, तो मैं उनको देखभाल करने की बजाय अब पूरा परिवार अपना सारा काम छोड़ के मुझे देखने में बिजी हो गए हैं, जिससे उनके जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है ना। तो इसीलिए एक पैलिएटिव केयर प्रशामक सेवा ऐसा है जो, मैं विवेक जी का पहला सवाल का जवाब देता हूँ, ये इसका मतलब अंत ही नहीं, इसका मतलब किस तरह आपको तकलीफ देने वाली जो सिम्टम्स होती हैं, जैसे दर्द होता है, बेचैनी होती है, उदासी होता है, चिड़चिड़ापन होता है, ये सब आपके जीवन की गुणवत्ता को बहुत उसका गुणवत्ता को पूरा कम कर देता है। तो इसमें आपको हम क्या मदद कर सकते हैं? तो पैलिएटिव केयर में डॉक्टर्स जो हैं आपकी तकलीफों को, शारीरिक तकलीफों को समझ के आपको दवाई देते हैं, जिससे काफी हद तक ये तकलीफें कम हो जाती हैं। और हमारे जैसे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, हम मरीज के घर वालों के और सारी दिक्कतें होती हैं कि भाई ट्रीटमेंट के लिए पैसा कहाँ से लिया है, बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, कि बेटी की शादी रुक गया है, या मेरे बूढ़े माँ बाप जो हैं जो खुद एक मरीज है उनकी ट्रीटमेंट रुक गई है। तो इनमें हम उसको कैसे मदद कर सकते हैं? इसीलिए ये एक पूरा टीम बनता है, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होता है, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी है, जैसे मैंने बताया। और मन आपका बहुत ही एक अहम भूमिका निभाता है आपको अच्छा महसूस करने में, लेकिन इस बीमारी के होते हुए ये थोड़ा कम होता है। तो हम मन की देखभाल करते हैं ताकि आपको अपने आप में अच्छा लगने लगे, और जो भी जितना भी हो सके आप अपना जो अनफिनिश्ड बिजनेस कहते हैं हम उसको, जो अधूरा रह गया है काम, उसको पूरा करने में मदद करते हैं। तो ये हैं दो चीजें आपको याद रखना चाहिए जब हम बात करते हैं पैलिएटिव केयर की या फिर प्रशामक सेवा की। देन वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीफ ऑफ सिम्टम्स फ्रॉम क्रॉनिक कंडीशन, मतलब दीर्घकाल से जो होता है आपको तकलीफ होती है, उसको कैसे उससे आपको हम बाहर निकालें। ठीक है, और उसके साथ में ही हम ये भी देखते हैं कि आपका जो अनफिनिश्ड, अधूरा जो काम रह गया है बीमारी की वजह से, उसको हम कैसे
हमारी मदद से या हमारी टीम की मदद से आपको पूरा करने में मदद करती हूँ। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक मेरा काउंसलिंग की दौर एक करीब 45 साल का एक आदमी था जो महाराष्ट्र के एक इंटीरियर लातूर से बिलोंग करता था, और वो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, और वो ब्लड कैंसर, खून के कैंसर का बीमारी थी उसको। लेकिन अभी डॉक्टर ने कहा कि अभी ज्यादा तो उम्मीद नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय उसकी शारीरिक तकलीफ जो है, दर्द जो होता है उसको बार बार, उसको हम कम कर सकते हैं हमारी दवाइयों से। तो एक दिन मैं जब हॉस्पिटल में वार्ड के राउंड का चक्कर लगा रहा था, तो मैंने देखा कि उनकी ब्रेकफास्ट वहीं पड़ी थी। उनकी पत्नी और एक 11-12 साल का एक बेटा था, वो दोनों नीचे कहीं गए थे कुछ सामान ले आने। तो ये मरीज अकेला बिस्तर पे पड़े, अपने दूध और अपनी ब्रेकफास्ट जो केले और कुछ ब्रेड टोस्ट वगैरह थे, वो ऐसे ही पड़ी थी। तो मैं उसके पास गया, तो वो मतलब सोया नहीं था, आंखें बंद थी। तो मैंने उसको पूछा कि आपने ब्रेकफास्ट नहीं खाया है? तो उसने जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप सोना चाहते हैं सोइए, मैं थोड़ी देर बाद में आता हूँ आपके पास। तो उसने आंखें खोल के झट से जवाब दिया, नहीं साहब आप मत जाइए, बैठिए यहीं पे। तो फिर मैंने पूछा, फिर ये ब्रेकफास्ट आपको अच्छी नहीं लगती है? तो हम कुछ और ले आएंगे आपके लिए, कुछ और फल ले आएंगे। तो वो बैठा अपने बिस्तर पे, बोला कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन मन बहुत परेशान है, रात में नींद नहीं आती। मैंने कहा क्या बात है, किस बात की चिंता है? मैं समझ सकता हूँ आपकी बीमारी से आपको चिंतित हैं, लेकिन कुछ ऐसे आप बताएंगे तो हम उसको उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। तो पहला उसने बोला कि साहब मेरा वाइफ जो है वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और वो घर काम बहुत अच्छा करती है, लेकिन मैं सोचता हूँ अब तो मेरी बीमारी से मैं जान गया हूँ कि मैं मेरी बचने की उम्मीद नहीं है। तो मैं मुझे ये बात बहुत खटकती है कि मेरा बात क्या होगा इसका। तो मैंने पूछा वो क्या कर सकती है, कुछ तो काम कर सकती है। तो मैंने पूछा वो सिलाई का काम कर सकती है क्या? तो बोले हाँ वो बहुत अच्छा सिलाई करती है। तो मैंने अपने सोशल वर्कर को बोला, और मैंने देखा कि उसको सिलाई का कोई काम मिल सकता है। तो हमारे अस्पताल के बगल में है इंडियन कैंसर सोसाइटी, जहाँ पे कैंसर की बहुत मरीजों की बहुत मदद करती हैं, और कैंसर के मरीज की देखभाल करता हूँ, को भी बहुत मदद करते हैं। तो हमने जाके बात किया, तो उन्होंने बोला कि उस मैडम को यहाँ भेजिए, हम उसको सिलाई का कोई काम दे देंगे, क्योंकि हमारे पास वो इंडियन कैंसर सोसाइटी है, बहुत सारी चीज बनाता है और बेचता है। मतलब जो कैंसर के मरीज की देखभाल करते हैं उनकी उनसे बहुत काम वो करवाते हैं, जैसे अपनी अपनी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, जैसे कोई बैग बनाता है, कोई और कुछ बनाता है, कोई दिवाली की दिया बनाते हैं, कोई पेंटिंग बनाता है। तो ऐसे हम उनसे काम करवाते हैं ताकि उनका मन भी थोड़ा बीमारी से हट जाए, और उनका नॉर्मल लाइफ जो है वो थोड़ा बहुत वो जीने लगे। तो ये मैडम थी, उनको सिलाई बहुत अच्छी तरह से आती थी। तो हमने उसको वहां लेके गई, और उनके हस्बैंड ने ये देखा कि अपनी वाइफ को वहाँ इंडियन कैंसर सोसाइटी में महीने की 7,000 रुपया तनख्वाह से वहां पे नौकरी लग गई थी। तो थोड़ा खुश हुए, बोले कि इतनी दिन के बाद मैं पहली बारी में मुस्कुराता हूँ, मुझे खुशी की, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे थोड़ा सा खुशी मेरे जीवन में ला दिया। फिर मैंने पूछा कि आप क्या करते थे? तो बोले कि मैं एक मैथ्स का टीचर था वहां पे। तो मैंने ऐसे पूछा कि आप अभी भी मैथ्स पढ़ाना चाहोगे? तो हंसने लगे, बोले कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्या साहब, मुझे इतना दर्द हो रहा है, मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ? तो मैंने कहा देखिए, जब मैं पूछता हूँ आपसे कि आप पढ़ा सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि टाइम टेबल लग जाए और सोमवार को फलाना टाइम, मंगलवार को, ऐसा नहीं। जब भी आप तो आप पढ़ा सकते हैं। तो हमने हमारे सोशल वर्कर के साथ दोबारा हमारे टाटा हॉस्पिटल के परेल में अगल बगल में ऐसे शैंटीज होते हैं, मतलब छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, जो एक प्राइवेट ट्यूशन के लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो वहां से प्राइवेट ट्यूशन जा सकते हैं, लेकिन बच्चे हैं जो स्मार्ट हैं। तो मैंने उनको ये मैसेज दिया कि हमारे अस्पताल में आइए, एक मरीज ऐसा है जो मैथ्स के एक्सपर्ट हैं, वो आपको पढ़ा सकता है। तो अगले ही 2 लड़के आए 10 स्टैंडर्ड के, और वो 1 घंटा मैथ्स सीख के गए। पता नहीं उन्होंने किसको क्या बताया कि कुछ 2 दिन के बाद में रोज सुबह 10 से 11 तक करीब 20 बच्चे 10 स्टैंडर्ड के, और शाम को 4 से 5 बजे तक कुछ 22 लड़के या लड़कियां 12 स्टैंडर्ड के आए, और वो मैथ्स सीख ही गए। तो जब उसके बाद मैं वार्ड में दोबारा गया, तो वो एकदम मेरे को पकड़ लिया और बोला कि साहब आपको पता नहीं आपने क्या किया, आप मैं अपना दर्द भी मेरा मुझे महसूस नहीं होती है, क्योंकि मैं इतना खुश हूँ बच्चों को पढ़ाते हुए, बच्चे भी बहुत मन लगा के पढ़ते हैं। इसलिए पैलिएटिव केयर एक आज
बहुत जाने माने, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है मेडिकल साइंस का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो जब हम पैलिएटिव केयर की बात करते हैं तब 3 पड़ाव होता है। एक है अर्ली पैलिएटिव केयर, भले ही आपका उपचार चालू हो गया है और उपचार के दौरान जो क्योर होने की उद्देश्य से जो दवाइयां दी जाती है वो भी दे सकते हैं आपको, लेकिन डॉक्टर को मालूम है कि ये बीमारी अब ज्यादा टिकेगा नहीं, वो धीरे धीरे बिगड़ते जाएगा। तो जब तक वो बिगड़ने की निशानी, लक्षण नहीं दिखाई देते, तब तक डॉक्टर आपको क्यूरेटिव दवा दे सकते हैं। इसको हम अर्ली पैलिएटिव केयर, मतलब बीमारी की शुरुआती में, जब बहुत फैला नहीं है बीमारी या थोड़ा बहुत कीमो चल भी सकता है, ऐसे डॉक्टर को लगता है, कोशिश जारी रख सकते हैं डॉक्टर। इसको हम अर्ली पैलिएटिव केयर बताते हैं, शुरुआत में जो प्रशामक सेवाएं। लेकिन उसके बाद में सब ट्रीटमेंट के बावजूद, सब ट्रीटमेंट के बाद भी अगर बीमारी फैलता है, ठीक है, तो खास करके हमारे अस्पताल का ये मानना है कि अगर बीमारी दवाइयों के बाद भी दवाइयों के बावजूद भी कंट्रोल में नहीं आता है, इलाज के बाहर चला जाता है, तभी हम उसको कैंसर संबंधित ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। यानी कीमोथेरेपी बंद, रेडिएशन बंद, और कभी कभी इम्यूनोथेरेपी भी बंद कर जाते हैं, क्योंकि वो अब अर्ली पैलिएटिव केयर से बेस्ट सपोर्टिव केयर। बेस्ट सपोर्टिव केयर मतलब क्या? फिलहाल आप अपना काम कर सकते हैं, आप चल सकते हैं, अपना खुद टॉयलेट, अपना नहाना, अपना खाना, ये सब आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना काम कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में है, तो ऐसे ही कंडीशन को बरकरार रखने के लिए कभी कभी आपको कुछ तकलीफें आ सकती हैं, जैसे दर्द का शिकार हो सकते हैं आप, या कभी बेचैनी हो सकती है, सांस फूल सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या फिर पैखाना जाने में तकलीफ हो सकता है, और बहुत थकान महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर, एक कैंसर की डॉक्टर की जरूरत नहीं आपको, एक सामान्य डॉक्टर की जरूरत है। जैसे आज की तारीख में हम और आप अगर बीमार पड़ जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? तो ऐसे डॉक्टर से हम दवाई लेके उस कंडीशन को थोड़ा कम कर सकते हैं। मतलब दर्द आज 1 रुपए में 80 पैसा मेरा दर्द है, तो उस डॉक्टर की दवाई से वो दर्द काफी 20 पैसे तक कम हो सकता है। और तीसरा है, जब जीवन के अंत में सब कुछ ये हो गया, अब मरीज में कोई आजकल क्या होता है, एंड ऑफ लाइफ में भी लोग वेंटिलेटर पे ले जाते हैं, ऑक्सीजन चढ़ाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि परिवार वालों को मालूम नहीं होता है। और हमारे समाज में कि हम किसी भी हालत पर कुछ भी करके आदमी को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये जानकारी है कि अब बहुत कुछ करने से भी कुछ नहीं होने वाला है, खैर ये तो बड़ी दुख की बात है, लेकिन ये दुख और भी बढ़ जाता है जब आप घर बेचते हैं, अपने घर में जो कुछ भी छोटे सामान है उसको बेचते हैं, कुछ परिवार अपने गहने बेचते हैं, बहुत कुछ बेचते हैं, ये सब करके वो मरीज को बचाने की कोशिश करते हैं, जब उनको किसी ने ये नहीं बताया कि भाई अभी आगे ज्यादा कुछ दवाई से अब कुछ ज्यादा नहीं हो सकता है, वो जीवन के अंत काल में आ चुके हैं, है ना। लेकिन ये दिमाग समझता है लेकिन दिल नहीं समझता है, तो बार बार अलग अलग अस्पताल में दोबारा पेट स्कैन, सीटी स्कैन, ये सब करके मतलब बिना वजह का वो तकलीफ मोल लेते हैं, और उससे उनका दुख और भी बढ़ता है कि ये सब करने के बावजूद भी वो अपने परिवार वालों को बचा नहीं पाए, जिससे उनको एक प्रकार के मन में गिल्ट आ जाती है, मैं अपने घर वालों को नहीं बचा पाया, ये कटकती रहती है उनको। तो ये तीनों पड़ाव आपको समझना चाहिए, लेकिन इस सब में पैलिएटिव केयर का रहना बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो एक छोटा सा स्लाइड है, क्लिक क्लिक क्लिक, कि लोग पैलिएटिव केयर को क्या समझते हैं। क्या ये मौत की तैयारी है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपना जिंदगी, अपनी जीवन की गुणवत्ता को बरकरार रखने की कोशिश है, न कि ये मौत की तैयारी नहीं होती। तो व्हाट इज पैलिएटिव केयर? जितना सुरक्षित सही आप रह सकते हो, आप रह सकते हैं, क्योंकि आप जो तकलीफें हैं आपको, शारीरिक सिम्टम्स, आपको नींद बराबर से नहीं आती है, खाना हजम नहीं होता है, पैखाने जाने में तकलीफ होता है, सांस कभी कभी फूल जाती है, या फिर थकान बहुत महसूस करते हैं आप, तो ऐसे में जो तकलीफ है, सिम्टम जिसको हम कहते हैं, उसको हम दवाइयों से उसको हम
ठीक कर सकती हैं, ताकि आपकी जीवन की गुणवत्ता जो है कि नींद अच्छी तरह से आएगी, थोड़ा बहुत भूख लगेगा, खाना खा सकते हैं आप, अपना मनपसंद खाना खा सकते हैं, और पैखाना जाने में भी सुधार हो सकता है। तो पैलिएटिव केयर है आपकी जीवन की गुणवत्ता को बरकरार रखने की। कोई आपसे पूछे कि पैलिएटिव केयर क्या है, जो आपने सारा उम्मीद छोड़ दिया और अब मौत की तैयारी है, नहीं। पैलिएटिव केयर यानी जब तक आप जियोगे, आप मेरे लिए एक इंसान हो। समझना चाहिए कि जो इंसान एक डाइंग पेशेंट है, उसके पहले वो एक लिविंग पर्सन भी है, एक जीता जागता इंसान भी है। भले उसका अंत नजदीक में है, लेकिन फिर भी वो एक जीता जागता इंसान है, और उस जीता जागता इंसान को सही तरह से रहने का पूरा अधिकार है, और ये अधिकार उपलब्ध करता है पैलिएटिव केयर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये, हाँ, तो ये आपकी मरीज की जीवन की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए ये सारे इसका बहुत जरूरी है। तो पैलिएटिव केयर है फैमिली केयर एंड सपोर्ट, होलिस्टिक अप्रोच, सोशल केयर, सोशल सपोर्ट, इमोशनल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, कम्युनिटी में सब हम सब मिलके एक दल बना के वो दल उस मरीज का काम को मदद कर सकते हैं, मरीज के घर वालों को मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अभी आपने ये देखा कि एक 34 साल का एक यंग पिताजी हैं, उनको मुंह का एक कैंसर, मुंह के अंदर एक बकल मुकुसा उसका कैंसर हो गया है, जिसकी वजह से उनको दर्द बहुत होता है। आप सोच सकते हैं मुंह के अंदर कुछ छाले भी पड़ गए तो उनको कितना तकलीफ होता है। इसकी वजह से वो पूरी अपनी राइट साइड में, अपना चेहरे में पूरा उसको दर्द होता है, और इस जिससे वो चिड़चिड़ापन रहता है, दुखी रहता है, बेचैन रहता है, और इस सब की वजह से उसको नींद नहीं आती है। वो अपने 2 स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों के बारे में बहुत सोचता है, और कभी कभी सोचता है कि भगवान मुझे इतना तकलीफ क्यों दे रहे। तो देखिए, कैंसर शरीर का एक हिस्सा में हुआ है, लेकिन पीड़ित है पूरे के पूरे इंसान, तभी तो उसको चिड़चिड़ापन होता है, उसको उदासी होती है, बेचैन होता है, और नींद नहीं आती है। अपनी 2 बच्चों के बारे में सोचता है। आज वो उसका पेन, शारीरिक तकलीफें जो है वो डॉक्टर ने अच्छी तरह से कंट्रोल किया, लेकिन उनकी बाकी की जो चीजें हैं, हमको लगता है कि वो ऐसा ही सोया हुआ है, लेकिन वो बहुत ही एंक्शियस है। क्या होगा, कब तक होगा, मैं इससे बाहर आऊंगा कि नहीं, और मेरी अगर नहीं आया तो मेरे 2 बच्चों का क्या होगा, ये सब। और कभी कभी सोचता है कि मैंने ऐसा क्या किया कि भगवान मुझे ये सजा दे रहे। तो जब आप मरीज को देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ये लास्ट स्लाइड है। आप देखिए यहाँ पे क्या क्या एक मरीज जो है, क्लिक क्लिक अगेन। हम हमारी, हेलो हेलो हेलो, हाँ, तो ये बीच में लाल अक्षर में लिखा है टोटल पेन, मतलब मैं दुखता हूं। जब मैं दुखता हूं मतलब सिर्फ मेरा हड्डी दुखता है, मेरा सर दुखता है, मेरा पाँव दुखता नहीं, मुझे मानसिक तौर से मुझे बहुत दर्द हो रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया, अगर मैं नहीं बचा मेरे पूरे परिवार का क्या होगा, है ना। तो आपको डर लग सकता है, वो भी एक इमोशन है। आपको गुस्सा हो सकता है, ये भी एक इमोशन है। आपको बेचैनी हो सकता है, ये भी एक इमोशन है। फिर आपका सोशल पेन, मतलब आप लोगों में इतने प्रबल थे, इतने पॉपुलर थे, इतने आप समाज के लिए सब कुछ कर रहे थे, अपने घर वालों के लिए सब कुछ कर रहे थे, लेकिन आप बीमारी की वजह से आप बिस्तर पकड़ गए हो, और आपके इससे वजह से आप किसी से मिलना नहीं चाहते हो। आपका दर्द इतना है कि आप अकेला ही रहना चाहते हो, तो इसलिए आप, एक आम इंसान होता है जो हमेशा लोगों से मिलजुल के रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो किसी से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि जो भी आते हैं उसको एडवाइस देते हैं कि भैया ऐसा करो, ऐसे करो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। इसलिए उसकी तकलीफों को समझने के बजाय हम उसको एडवाइस देने लगते हैं, जिससे उसको चिड़चिड़ापन और भी आ जाता है, और वो समाज से पूरी तरह से अकेला हो जाता है। प्रैक्टिकल, ठीक है, यानी कि पैसे का तकलीफ, फ्यूचर में क्या होगा उसका तकलीफ, कि मैं अकेला हूँ, मेरी पत्नी अकेले बच्चों को भी संभालेगी और मेरे साथ हॉस्पिटल में भी आएगी, क्या होगा, मुझे रोज अस्पताल में कौन लेके जाएगा। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि मैं, हम सबको, आज ये पैलिएटिव केयर का ये सेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सबको एडवांस केयर प्लानिंग, इसका मतलब क्या, हम जल्द से जल्द एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज हम बनाना चाहेंगे, जिसमें हम लिखेंगे कि मेरे बाद क्या हो सकता है, कौन क्या कर सकता है। हम देखिए, हमारे समाज में हमें ये सब बातें नहीं सिखाई गई है। अगर हम किसी को बात करेंगे कि भाई आपने सोचा है कि आपके जाने के बाद क्या होगा, तो उनको बहुत बुरा लगता है।
घर वाले भी सोचेंगे ये मेरा जाने का इंतजार कर रहा है ताकि बाकी जो भी मेरे पास है सब हड़पना चाहता है। ये ऐसी बात नहीं है। आपके जाने के बाद आपके घर वालों को भूख लगेगी, प्यास लगेगी, पैसे की जरूरत होगी। ये सब कहाँ से आएगा? इसके लिए आप उनको तैयार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इसीलिए हम आगे पैलिएटिव केयर की चर्चा करें। तो इसमें चार जगह आपने देखा कि एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब मानसिक तौर से जो तकलीफ होती है, इसमें वॉलंटियर्स का बहुत योगदान हो सकता है ना। कुछ नहीं, आप साइकोलॉजिस्ट नहीं हो, लेकिन आप ये बताओ कि साहब ये पेशेंट जो है सिर्फ सोता ही रहता है, बात भी नहीं करना चाहता है। आप इतना भी बता देंगे साइकोलॉजिस्ट को, उसको मालूम पड़ेगा क्या है। या फिर बहुत चिड़चिड़ रहता है वो, या फिर वो सच्चाई से पूरी तरह से जुड़ा है, पता नहीं कुछ उल्टा सुल्टा बात कर रहा है। आपको साइकोलॉजिस्ट होने की जरूरत नहीं, लेकिन आपने देखा कि उल्टा सुल्टा कुछ बात कर रहा है, एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस से कोई कनेक्शन ही नहीं है, इससे बात कर रहा है। आपने सब अगर ये सब देखा और आके डॉक्टर को इत्तला किया, तो हम सही समय पर उसको मदद दे सकते हैं। ठीक है, आप उसका स्पिरिचुअल पेन किसी से तो बात करें कि ये जिंदगी का मतलब क्या होता है। मैंने इतना कुछ तकलीफ लिया ये सब करने के लिए, अगर आखिर में मुझे ये कैंसर लाना तो मैंने ये सब क्यों किया? क्योंकि मैं बच्चों का कैंसर से बहुत वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं पीडियाट्रिक में बहुत काम करता हूँ। हर माँ बाप मुझे पहला सवाल ये करते हैं, मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, रोज सुबह उठ के भगवान को प्रणाम करते हैं, तुलसी का पत्ते को पानी देते हैं, उसके बाद में वो चाय कॉफी पीते हैं, मेरा ऐसा बच्चा को कैंसर कैसे आ सकता है ना। तो ऐसे में उनको बहुत तकलीफ होती है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, कि मैंने भगवान को इतना माना कि मैंने आज तक कभी भगवान का साथ नहीं छोड़ा। हर त्योहार पे मैंने उपवास रखा और भगवान को इतना ध्यान से मैंने नहीं किया। वो भगवान मुझे आज अकेला छोड़ के चला गया और मुझे इस जिंदगी की ये जंग लड़ने के लिए मुझे बेसहारा छोड़ के, ये सोच के उनको बहुत, इसमें भी आप उनका मदद कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात, खास करके औरतों के कैंसर में उनको बहुत बुरा लगता है, कभी बोलते ही नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर स्तन का कैंसर है या बच्चेदानी जगह का कैंसर है, ऐसा जो कैंसर है, तो बाहर बोलते नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से उनकी घर के और सदस्य, भाई हैं, बहन हैं, उनका शादी नहीं हो, क्योंकि आज भी हमारे समाज उनको अलग नजर से दिखती है, इसलिए वो बहुत तनहा महसूस करते हैं। और औरत होती है, अपना रोल बदल जाता है। कल तक मैं अपने परिवार की सारी जो जरूरतों को मैं देखता था, लेकिन आज मैं बिस्तर पकड़ लिया और मेरे पति जो काम करना चाहिए वो बच्चे का देखभाल कर रहा है, वो खाना दे रहा है, जिससे उनको बहुत बुरा लगता है। तो ये क्या है, ये पैलिएटिव केयर का एक मकसद है, वो है कि हम जब पेशेंट को देखते हैं, उसको पेशेंट के रूप में नहीं देखते हैं, उसको हम एक पूरे जीता जागता मतलब भावुक इंसान जो है उसको हम देखते हैं। हम सिर्फ उसके शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं, बाकी सारी चीजें उस पर ध्यान देते हैं। इसीलिए आज जो है साइंस और इंसान की ये बाकी की साइकोलॉजिकल और सोशल जरूरतें, ये दोनों को साथ में मिला के, क्योंकि दोनों का असर आपकी जीवन की गुणवत्ता पे हो सकता है। तो पैलिएटिव केयर का मेन मकसद है कि आपके जीवन की गुणवत्ता को कैसे बरकरार रखें। सो 3 चीजें हैं। शुरुआत से पैलिएटिव केयर का रहना बहुत जरूरी है। पैलिएटिव केयर का मतलब अंत के लिए तैयार नहीं, बल्कि जिंदगी जो है उसको कैसे हम डिग्निटी पूर्वक, मतलब कैसे हम अच्छी तरह से जी सकते हैं बीमारी होने पर भी। और तीसरा है कि क्योंकि मरने से पहले आप एक जीता जागता इंसान हैं, तो आपको पूरी तरह से जीने का अधिकार है। उस अधिकार को हम कैसे आप तक पहुंचाते, कैसे उपलब्ध करते हैं आपको, ये बहुत बहुत ही जरूरी है। अगर इसमें से कोई भी फिजिकल एक भी आपने निकाल दिया, तो आपका पूरा जो टोटल पेन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर हम बहुत ही ध्यान दें। ठीक है, तो अभी इससे मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया है। अगर जो भी आप सवाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सॉरी, जितना हो सका मैंने कोशिश किया हिंदी में बात करने के लिए। इट वाज फैंटास्टिक सर, एंड मुझे लगता है कि काफ़ी मीनिंगफुल डिस्कशन था, काफ़ी सारी नई चीज़ें आपसे सीखने को मिली, और स्पेशली जो आपने एक बात कही बड़ी दिल को छू गई कि जो भी पेशेंट है वो सिर्फ एक पेशेंट नहीं है, वो एक बीमार शरीर नहीं है, एक पूरी तरह से जीता जागता इंसान है जिसको मदद की जरूरत होती है कई बार। इसी कंटेक्स्ट में अगर हम देखें हमारे देश को, जब हम कंपेयर करते हैं इंडिया एज अ कंट्री कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज,
एक चीज तो हमारे यहाँ अच्छी है, वो ये है कि हम अभी भी जो है जॉइंट फैमिली में रहना चाहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं बहुत सारे लोग। शायद शहरों में वो कल्चर कम होता गया है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो वापस आएगा। जी। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज वो है ये सर कि ये इंसानी फितरत है, शायद आपने भी कई बार देखा होगा क्योंकि आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं पैलेटिव केयर में। जब विपदा आती है, जब कोई परेशानी आती है, तो सबसे पहले वो लोग साथ छोड़कर जाते हैं जिन पे आपको पूरा भरोसा होता है। ये बड़ी लाइक क्या बोलते हैं उसको, एक बड़ा आईना दिखाने वाला सत्य है। और ऐसे में अगर किसी को ये पता चले कि भाई मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तो कैसे इन सारी चीज़ों से ऊपर उठे। जैसे आपके जैसे एनजीओस काफ़ी सारे लोग काम करते हैं इन सारी चीज़ों पे। सरकार से भी बहुत उम्मीदें हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट उर्वशी जी ऑल्सो टू कमेंट ऑन दैट कि जब कोई क्यूरेटिव इंटेंट, जैसे चिल्ड्रन, बच्चों के कैंसर के लिए बहुत सारी सुविधाएं मुहैया हो जाती हैं, लेकिन एडल्ट का क्या, और स्पेशली उन लोगों का क्या जो नॉन क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या मतलब जिनकी उम्मीदें जीने की, लंबा जीने की काफी कम है। तो इस पे आप क्या क्या राय देना चाहेंगे? तो आपका पहला सवाल क्या है? सर, पहला सवाल ये है कि अगर रिसोर्सेज नहीं है, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी को कैंसर है, वो भी पैलेटिव स्टेट में है, तो उसको किस किस तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं और कहाँ से मिल सकती हैं, कैसे वो कोप अप करे, अपने आप को कैसे तैयार करे? वेल, मैं सिर्फ टाटा हॉस्पिटल की बात कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल का स्थापना ही इस मूलधार पे किया है कि इट्स अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फर्क जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल को देखते हो और एक टाटा जैसे एक सामाजिक हॉस्पिटल को देखते हो, उन दोनों में मेन ऑब्जेक्टिव जो है वही डिफाइनिंग होता है। इन द सेंस प्राइवेट हॉस्पिटल एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल होता है, तो उनका फोकस, उनका निगरानी कि भाई हम मरीज को अच्छा क्वालिटी सर्विस दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए चार्जेस उतना ही तगड़ा होगा। हम कह सकते हैं कि भाई आपके पास पैसा है तो हम फलाना जगह से, विदेश से हम ये दवाई मंगवा सकते हैं, जिससे थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। लेकिन कोई जरूर नहीं कि ये सारी आजकल की थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी वगैरह हैं, इतना महंगा दवाई है, उसके बाद भी इन मरीज जो है वो लंबे समय तक जी पाए। अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ स्टैटिस्टिकली, लेकिन परिवार को अच्छा लगता है कि थोड़ा टाइम तो वो रहते हैं, वो अपना काम करते हैं। ठीक है, उसके सामने हमारा टाटा हॉस्पिटल जो है उसको हम हाथ जोड़ के नमन करते हैं, क्योंकि हमारा सोशल सर्विस विभाग है। हम 65% ऑफ द पेशेंट जो हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन है, मतलब जिनके पास सुबह घर से निकले एक बिस्किट और एक चाय पिया, शाम को उनके पास क्या है नहीं। तो इसलिए बंबई में इतने सारे एनजीओ से, इसीलिए टाटा के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप शाम को 5:30 आएंगे, आप देखेंगे कि हॉस्पिटल के चारों ओर के फुटपाथ में अलग अलग एनजीओ फ्रेश घर में बनाए हुए खाना आके अपनी गाड़ी में आके देते हैं। वैसा ही ब्रेकफास्ट होता है, वैसे दोपहर का लंच होता है। ठीक है, तो इसीलिए लोग, भले हमारे टाटा के हॉस्पिटल वाराणसी में है, विशाखापट्टनम में है, मुलमपुर में है, संगरूर में है, वो फिर भी मुंबई में ही आना चाहते हैं। जब मैं पूछता हूँ कि आप मुंबई में क्यों आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आना है, ऐसी बात नहीं। आप अपना घर बेच लें, घर में और भी बच्चे हैं बेचारे, आपने उनकी दादा दादी नाना नानी के पास उनको छोड़ के आया है। इतना आप नए जगह है, लैंग्वेज आपके लिए तकलीफ देने वाली बात हो सकती है, खाना आपको बराबर नहीं होता है, ये सब तकलीफ होगी, क्यों आते हैं? तो बोलते हैं टाटा हॉस्पिटल में हमें इंसानियत मिलता है, ये बात कहते हैं। क्योंकि ये, और टाटा हॉस्पिटल का दूसरा ये है कि बिलो द पॉवर्टी में सारी इन्वेस्टिगेशन के लिए, जहां अगर बाहर 10 रुपया है तो हम उनको यहाँ पे 75 पैसे में करके देते हैं। वो 75 पैसा भी हमारे जैसे एनजीओ ये करते हैं। तो बहुत सारे चीज है ना कि ये पैलिएटिव केयर में खूब काफी सुविधाएं मिलती हैं। अब हाल ही में बताऊं कि दर्द एक बहुत ही आई डोंट नो द करेक्ट इंग्लिश वर्ड, डेबिलिटेटिंग सिम्टम होता है। मतलब इतना वो सख्त होता है कि भाई दर्द के मारे इंसान कभी कभी बोलता है कि डॉक्टर मुझे जहर दे दो, मैं मर जाना चाहता हूँ, इतना उनको दर्द से तकलीफ हो जाता है। तो डॉक्टर उसको हाथ से छू के देखते हैं कि भैया कौन से रस में, कौन सा टिश्यू में, तो और ट्रायल एंड एरर मेथड के साथ पेन का दवाई देते हैं, जिसका असर शुरू होने में टाइम लगता है और जब खत्म होता है उसके बाद में बीमारी आ जाती है। लेकिन अभी पिछले साल हमारे पैलिएटिव में 25 लाख का अल्ट्रासाउंड मशीन आया है, जो कहाँ से
पेन आपको होता है वो झट से हम पकड़ सकते हैं और दर्द निवारक इंटरवेंशन जो है हम शुरू कर सकते हैं। देखिए, तो ये एक एनजीओ से आया है, ऐसे बहुत। तो कहने का ये मतलब है, बट आपका सवाल जो है कि कोई भी रिसोर्स नहीं, मदद करने वाला कोई नहीं। मरीज को बम्बई इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उनको पैसे से जो भी उपलब्ध होता है सब कुछ मिल जाते हैं, और हम लोग पैलेटिव केयर में उनको अपनी, मैं तो सबसे पहले बोलता हूँ बच्चों को, ये सिर्फ आपका ही बच्चा नहीं, मेरा भी बच्चा है ये, ठीक है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, घर वाले जिनकी उम्मीद अपने सगे संबंधियों के साथ थी, भाई था, अभी कोई पूछने वाला नहीं है। इस बात को लेकर उन्हें बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि पता नहीं उस भाई और बहन मदद करना चाहते हैं, उनकी क्या मजबूरी हो सकती है। उनके भाई के पास भी इतना रिसोर्सेज नहीं हो सकता है, या आप, हमारे समाज में ऐसा है कि एक बार बहन ब्याह होकर ससुराल चली गई तो वो उन्हीं की होगी, उनके परमिशन के बगैर और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सारे ये कल्चरल फैक्टर्स जो हैं ये भी करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बिहार से एक माँ, एक बेटा और एक बहन आई थी। बहन 19 साल की थी, 6 महीने हो गए थे उसकी शादी हो गया था, लेकिन उसको ओवेरी का कैंसर हो गया था। तो कैंसर पकड़ में आते ही मालूम पड़ा कि हर जगह फैला है, पैलिएटिव केयर है। तो मैंने कंसल्ट किया माँ और बेटे को कि क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे हम क्या मदद कर सकते हैं। आप पटना में रहते हो तो पटना में एम्स के डॉक्टर के साथ हम बात कर सकते। ये सब 1 घंटा हो गया। तो उसके बाद में वो मरीज की माँ और मरीज का भाई दोनों उठ गए। मैंने बोला कहाँ जा रहे हैं आप? बोला कि हो गया ना साहब, आपने डॉक्टर बोल दिया। तो मैंने कहा ये बेटी का क्या होगा? उन्हें कैसे ले जा सकती हूँ मैं? घर में और 2 बेटियां, उनका शादी कौन करेगा, उनसे ब्याह कौन करेगा? ये थी 2017 की बात। हम सिर्फ 7 साल आगे गए। आप सोचिए, हम बोल रहे कि इतना तरक्की हो गया, इतना आगे बढ़ गए, इतना प्रोग्रेस हो गया। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज आप देखेंगे यूपी और बिहार से 60% के लोग, आप खुद जानते हैं, आप टाटा में आते रहते हैं, कितने सारे पेशेंट। हालांकि हमने वहां भी मेडिकल सुविधा बनाए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वहां का हॉस्पिटल में भी होगा। अभी वाराणसी में काफी रजिस्ट्रेशन बढ़ गए। तो आपका सवाल का जवाब, रिसोर्सेज नहीं है। एक है कि मेरे पास पैसा है, मैं फिर भी आपको मदद नहीं करना चाहता हूँ। लोगों को ये नहीं मालूम कि ये कब तक चलेगा। और मेनी फैमिलीज आज भी उनको ये लगता है कि ये बीमारी छुआछूत की बीमारी है, इसलिए पूरी तरह से वो छोड़ देते। तो ये जो मैं आपके ऊपर इतना भरोसा रखा कि आपने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हाँ, उस सिचुएशन में जो हम हैं, हमें बहुत बुरा लगता है तो हम तुरंत बोल देते हैं सर अब परिवार तो क्या होता है, किसी पे कोई भरोसा नहीं कर सकते। ये उनका, दे थिंक लाउडली अबाउट इट, लेकिन इसको किस तरह से आप हैंडल करना चाहिए, ये बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप भी हाँ में हाँ मिलाएंगे, हाँ ऐसा ये दुनिया फलाना, ये दिस इज नॉट करेक्ट। क्योंकि हमारा ध्यान मरीज को शांति या सुख या तकलीफ से बाहर निकालने के, उसके साथ हाँ हाँ में हाँ मिलाओगे, हाँ क्या कर सकते हैं, आजकल कोई नहीं मिला सकते, किसी को विश्वास नहीं कर सकते, दैट इज नॉट करेक्ट। हाँ, हो सकता है 10 में 4 ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन 6 ऐसा भी है कि वो अपनी मजबूरी है, अपनी इसे वो लड़ रहे हैं, अपनी दुख के साथ वो लड़ रहे हैं। उनको बुरा लगता है कि मैं अपने भाई का कुछ नहीं कर सकता हूँ, बहन का कुछ नहीं कर सकता उनके पास। मैंने बहुत लोगों से बात किया है, मुझे मालूम हुआ है ये। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। उर्वशी जी, आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी, स्पेशली फ्रॉम दी गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव और दी पॉलिसी पर्सपेक्टिव, कि क्या चीज़ें करी जा सकती हैं या करना चाहिए हमें? बिकॉज आई वुड नॉट से एंड ऑफ लाइफ, बट पैलेटिव केयर पर से थोड़ा सा नेग्लेक्टेड है, क्योंकि शायद बीमारी ऐसी है कि लोगों का ध्यान ये रहता है कि भाई पहले ठीक तो हो जाए, उसके बाद कुछ करेंगे मे बी। मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ बिफोर उर्वशी गोस जी। ऑन। कैन आई जस्ट से, आप एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, हमारे टाटा में क्या होता है, पेडियाट्रिक में अप टू 15 साल सब कुछ फ्री है। पहले फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी, ठीक है, इम्यूनोथेरेपी वगैरह नहीं है, इफ दे वांट टू गो फॉर प्रोटॉन और समथिंग, वो इतना फ्री नहीं होता है। पर जो पहला पड़ा, फर्स्ट चीज का डिजीज डायग्नोज हो गया, आपको फर्स्ट लाइन ऑफ केमोथेरेपी में रखेंगे, वो सब कुछ फ्री है, एवरीथिंग। अब मैं 14 साल का हूँ और मुझे कैंसर हो गया है और डायग्नोसिस हो गया, और मेरा सारा ट्रीटमेंट अभी फ्री चल रहा है, ठीक है। मेरा डायग्नोसिस हुआ अक्टूबर 23 में, जब मैं 14 साल का था, ठीक है। लेकिन मार्च में मेरा जन्मदिन है,
मार्च में 15 हो जाऊंगा। तो इमीडिएटली आई एम टेकन फ्रॉम फ्री टू चार्जेबल। अब आप देखिए कि पेरेंट्स दे हैव सो मच ऑफ होप कि दवाई अच्छी लगने लगी, फटाफट फटाफट डायग्नोसिस हो गया, जल्दी से एडमिट हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन अभी मैं 15 साल का हुआ, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट क्या है, मुझे उस फैसिलिटीज मुझे बाहर नहीं। ये गवर्नमेंट का एक रूल है। इसलिए सिंस उर्वशी वाज गोइंग टू टॉक अबाउट गवर्नमेंट स्कीम, आई वांटेड टू हाईलाइट दिस पॉइंट। तो ये एक युवाओं के, ये 12 साल से लेकर 19 साल का जो एडोलेसेंट ब्रैकेट है, सबसे तकलीफ उनका होता है। एक तो ट्रीटमेंट भी उनके लिए बहुत तकलीफ है, क्योंकि वो ना बच्चे हैं ना बड़े हैं, बहुत सारा शारीरिक चेंजेस भी होता है। तो आज भी एक ऐसा कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है कि हम ये कर सकते हैं, वो ट्रायल एंड एरर मेथड पे करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। थैंक यू। जी उर्वशी जी, आप म्यूट पे हैं क्या? नहीं। नहीं नहीं, आवाज आ रही है आपको? एब्सोल्युटली। हाँ, ओके, थैंक यू। तो नहीं, ऑलरेडी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन हो गया है। तो उसके लिए बहुत आपका धन्यवाद कि आपने किया, एंड आपने ऑर्गेनाइज किया ये सेशन। बिकॉज आई थिंक, आई मीन, मैं, जैसा कि आप जानते हैं विवेक जी, आई डोंट स्पीक ओनली फ्रॉम government point of view, because I am myself a patient on active treatment, and of course I am by training a public health professional, so I speak from all these perspectives. जी। तो मैं यही कहूंगी कि पैलिएटिव केयर अभी भी हमारे देश में बहुत ही पुअरली एक्चुअली डेवलप्ड और अंडरस्टूड है। मतलब टाटा और ऐसे फ्यू सेंटर्स तो चलिए एक एक्सेप्शन हो गए, लेकिन मतलब मैं अपना भी एग्जाम्पल लूं कि मैं जहाँ इतना एडवांस ट्रीटमेंट भी मिल रहा है, लेकिन वहां पे भी जो पैलिएटिव एस्पेक्ट है, मैंने देखा अपने खुद के ट्रीटमेंट में कि बड़ा पुअरली अंडरस्टूड था और है, और उस पर फोकस बहुत कम है डॉक्टर्स का। क्योंकि जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं उनका ध्यान पूरी तरह से कि भाई ट्रीटमेंट, उनका सिर्फ ट्रीटमेंट ओरिएंटेड फोकस रहता है। और जो मल्टी डिसिप्लिनरी एक ट्रीटमेंट होता है वो हमारे देश में अभी भी बहुत कम होता है। आप बाहर के देशों में देखेंगे तो जो स्पेशली जो कॉम्प्लेक्स कैंसर्स होते हैं, जो एक तरह से क्रॉनिक बन जाते हैं लोगों के लिए, या लोग बहुत सालों तक भी चलते हैं दवाइयों पे, और अब तो लाइफ स्पैन बढ़ते भी जा रहे हैं। तो उन जैसे पेशेंट्स के लिए अधिकतर आप देखेंगे कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है। कोई कार्डियोलॉजिस्ट भी रहेगा, कोई गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट भी रहेगा, कोई जो है साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ के लिए भी कोई रहेगा। हमारे यहाँ तो अभी हम इस लेवल से बहुत दूर हैं, क्योंकि अभी तो हम बेयर मिनिमम ही प्रोवाइड कर लें मेजॉरिटी पॉपुलेशन को, तो बहुत बड़ी बात है इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट। So abhi I would say कि we are, at a very very nascent stage, and so, and of course palliative का हमारे यहाँ almost synonymous रहा है meaning with end of life. And आज जैसे presentation में दिखाया गया कि कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ end of life हो। Of course end of life भी होता है, and that is very important. But जो एक्चुअल लोग हैं जो ट्रीटमेंट पे हैं, जिनका अभी कुछ ऐसा क्लैरिटी नहीं है कि भाई उनका टर्मिनल ही रहेगा या उनका आगे जाके कुछ हो भी सकता है कि कुछ और दवाई निकले, कुछ हो, मुझ जैसे लोग जो हैं, तो हम जैसे लोगों के लिए जो ध्यान है कि भाई जो दवा के साइड इफेक्ट्स हैं उनको कैसे कम किया जाए, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको कैसे बना के रखा जाए, उस पे अभी भी एम्फोसिस बहुत ही वीक है, और बहुत पेशेंट ड्रिवन है। और इसीलिए एक्चुअली पेशेंट्स को अवेयर होना, पेशेंट्स को भी ये मुद्दा उठाना बड़ा जरूरी है। क्योंकि मैं तो देखती हूँ कि मैं ही अपने डॉक्टर से लड़ती रहती हूँ कि भाई आपको देखना पड़ेगा, आपको इस चीज का भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इट्स नॉट गुड इनफ टू से कि दवा खाते जाओ और चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हो, फिजिकल मेंटल, उनको झेलते जाओ।
तो मैं तो खुद ही अपने डॉक्टर से इतना लड़ती हूँ, वो चाहे मुझसे कितने परेशान हो। लेकिन मुझे लगता है एक पेशेंट के नाते ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक पेशेंट्स खुद वो वॉइस नहीं उठाएंगे तब तक इन चीजों पे उतना ध्यान जाएगा नहीं। तो मुझे लगता है कि पेशेंट्स का खुद का भी रोल है, ऑफ कोर्स जो मेडिकल कम्युनिटी है, फ्रेटर्निटी है, उनका रोल है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी केयर की तरफ जाएं, जितना हो सके अलग अलग स्पेशलिटीज को लाएं और सिर्फ ऑन्कोलॉजी के नजरिए से ना देखें, जो कि ऑन्कोलॉजी बड़ा ही लिमिटेड और नैरो पर्सपेक्टिव कई बार हो जाता है। तो जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि साइको ऑन्कोलॉजी है, साइको ऑन्कोलॉजी तो हमारे देश में कितने ही लोग समझते भी हैं कि उसकी क्या अहमियत है, लेकिन वो कितनी इम्पोर्टेंट फील्ड है। क्योंकि जो आप जैसे आज बच्चों की भी बात हो रही है, एडोलेसेंट्स की हो रही है, मैं खुद बहुत यंग हूँ, मुझे 35 में डायग्नोसिस हुई थी। और आप सोचिए कि कोई 35 ईयर ओल्ड को आप बोलिए कि भाई आपको स्टेज 4 कैंसर है, आप पता नहीं आप कुछ साल भी मिले तो आप खुशकिस्मत समझिए अपने आप को। आपकी पूरी शादी डिसरप्टेड है, आपके ना बच्चे हो सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आपका करियर डिसरप्टेड है। तो आप सोचिए कि उस इंसान की मानसिक स्थिति क्या होगी। इट्स नॉट गुड इनफ टू टेल सच अ पर्सन कि भाई तुम दवा खाते रहो और ठीक है, जब तक जिंदा हो तो हो। बट उसकी मानसिक स्थिति तो आपको देखनी पड़ेगी, और मेरी तो किसी ने नहीं देखी। मैं तो जब तक बिल्कुल सुइसाइड के वर्ज पे नहीं आ गई तब तक मुझे कोई इलाज नहीं दिया गया। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। और इसीलिए हर स्टेक होल्डर को, और गवर्नमेंट तो अब बिल्कुल आपने सही कहा, गवर्नमेंट तो खैर हमारे देश में यू कैन नेवर से कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, बहुत रोल्स हैं, राइट फ्रॉम promoting these areas in medical education, कि भाई पैलिएशन जो है, साइको ऑन्कोलॉजी है, इस तरह के एरियाज को हम अपने मेडिकल वोकैबुलरी में शुरू से लाएं, शुरू से लोगों को ट्रेन करें जो हमारे अब मेडिकल पर्सनल ट्रेन हो रहे हैं। राइट फ्रॉम दैट राइट टू कि आप पैलिएटिव केयर को इंक्लूड करिए इवेंचुअली जाके अपने इंश्योरेंस पैकेजेस में, अपने केयर पैकेजेस में। तो गवर्नमेंट के बहुत रोल है, बट जैसा मैंने कहा कि आई थिंक उर्वशी जी का नेटवर्क हाँ विवेक she's जी, come back. सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया था। जी हाँ, जी तो बस मैं ये खत्म ही कर रही थी, तो मैं यही कह रही थी कि गवर्नमेंट का तो बहुत मल्टी फैसेटेड रोल है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी हम लोगों के बैटल काफी फंडामेंटल लेवल्स पे ही चलते हैं कि भाई इतना बेसिक लेवल ऑफ केयर लोगों तक पहुंचे। आप जैसे जानते हैं हम लोग खुद इतनी की कोशिश करते रहते हैं कि जो एक्सपेंसिव थेरेपीज हैं, बेटर थेरेपीज हैं, उनका कवरेज हो। तो एक्चुअली देर इज सो मच टू बी डन, एंड नंबर्स हमारे इतने बड़े हैं कि government alone can never do it. And of course, when I talk of government, I'm talking of central and state, because सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ हेल्थ में ज्यादा से स्टेट गवर्नमेंट्स का रहता है। तो गवर्नमेंट तो ऑफ कोर्स है ही बहुत बड़ी स्टेक होल्डर, बट आई वुड से दैट एवरीबडी हैज टू चिप इन, और मेडिकल फ्रेटर्निटी एंड पेशेंट्स हैव टू टेक द लीड, बिकॉज हम लोगों के यहाँ जो पेशेंट वॉइस है वो अभी भी मुझे काफी वीक लगती है, बिकॉज हम लोग एक तरह से ये फील करते हैं कि भाई या तो जो स्टिग्मा होता है, या बहुत से पेशेंट्स हैं जो अपने आप में ही गिल्टी फील करते हैं, उनको लगता है हमारी गलती है, हमें रिलैप्स हो गया, हमें ये बीमारी हो गई, हमारे बुरे कर्म होंगे, हमारा पिछला जन्म होगा, अगला जन्म होगा। तो ये सब जो बेकार की बातें एक पेशेंट को होल्ड बैक करती हैं, जो कि एक्चुअली किसी को नहीं पता है कि किस वजह से क्या होता है। मतलब मैं कैम्ब्रिज में पढ़ी हूँ यूनिवर्सिटी में, और मैंने वहां नोबेल लॉरिएट जो हैं कैंसर में रिसर्च करा, उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई 70-80 साल। उन्होंने मुझे कहा कि भैया कैंसर तो हमें अभी तक कोई ढंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि किसी में क्यों होता है, और हमारे जो मेजॉरिटी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि हम बस उम्मीद करते हैं कि वो कैंसर को पहले मार दें और पेशेंट ना मरे। तो ये जो आप बताइए टॉप मोस्ट साइंटिस्ट का भी
जब वो आपसे एक ह्यूमिलिटी में कंसीड करते हैं कि अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी भी बड़ी पुअर है। तो जो पेशेंट्स का एक गिल्ट रहता है और एक ये सब होता है, वो नहीं होना चाहिए। और अपने आप को कुछ कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि आपको सिंपली ये बीमारी हो गई। और अपने जो डॉक्टर्स हैं और सरकार है, अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे कुछ कम उम्मीद मत रखिए। उनसे डिमांड करिए, जो आपका है हक है उसको डिमांड करिए। और कोई भगवान नहीं है, मतलब ये जो एक सिंड्रोम हम लोग के यहाँ भी रहता है कि कई बार हम डॉक्टर से बात करने में भी बहुत डरते हैं कि अरे डॉक्टर तो भगवान है। ऐसा नहीं है, डॉक्टर प्रोफेशनल है, उसकी आप इज्जत करिए। लेकिन आपको भी हक है सवाल पूछने का, आपको भी हक है अपने केयर के लिए उस बाउंड्री को पुश करने का। तो ये मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट पॉलिसी, आई डोंट थिंक फॉर एनीथिंग इन आवर कंट्री वी कैन अब्सॉल्व द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट हैज टू डू। बट आई वुड अर्ज कि हर स्टेक होल्डर इसमें करे, एंड स्पेशली जो पेशेंट्स हैं, अगर कोई आज पेशेंट सुन रहे हैं, केयर गिवर्स सुन रहे हैं, आई वुड से आप प्लीज अपनी आवाज उठाइए। क्योंकि जब आप उठाएंगे और हम नंबर्स में आवाज उठाएंगे तब फर्क पड़ेगा। इस देश में अनफॉर्चुनेटली जब तक नंबर्स की बात नहीं होती, कई चीजें आगे नहीं बढ़ती हैं। तो उन नंबर्स की हमें जरूरत है, उन आवाजों की जरूरत है हमें। सो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। बट आई थिंक इट्स वेरी गुड दैट आज हमने ये सेशन किया, बिकॉज लाइक आई सेड, पैलिएशन की अंडरस्टैंडिंग अभी भी बड़ी पुअर है। और कम से कम आज लोगों को थोड़ा समझ आया होगा कि इसका क्या मीनिंग है, इसकी क्या अहमियत है, और सिर्फ एंड ऑफ लाइफ नहीं है, उससे कहीं ब्रॉडर है। सो आई वुड थैंक आवर एक्सपर्ट फॉर दैट, एंड ऑल्सो थैंक यू विवेक जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। Thank you. Thank you very much. Can I just make a quick comment on what Please. Urvashi said? Yes, please. Very wonderful. I'm very happy to know that you're a public health professional, and I hope to see you sometime. But that is our effort. We at Thala Memorial, we are first victory for us was to get patients referral from other disease management groups. हमारे खुद के अस्पताल में जो मरीज ट्रीटमेंट पे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल लंग कैंसर, थोरासिक से हमें रेफरल आ रहा है, भाई इसका डायग्नोसिस कंफर्म हो गया है। तो राइट फ्रॉम डे वन वी साइको-ऑन्कोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लाइक अस, वी आर पार्ट ऑफ द टीम। ठीक है, तो डॉक्टर्स अपना काम करते जा रहे हैं। व्हाट वी वांट टू एम्फसाइज कि ये एक नेचुरल टेंडेंसी है, जब अपने घर में किसी को ये डायग्नोसिस हो गया है तो पहले हम चाहते हैं कि किसी हालत में बच जाए, and which is natural, which is common. I mean, nothing to. What we are trying to communicate through palliative care is, you have to understand that you keep looking for features of disease with a hope that it's going to be treated, and you keep on trying opinion 1, opinion 2, opinion 3, and go to some 10 hospitals. And unfortunately today, medical oncologists to even believe that कि अगर उनका केमो काम नहीं किया तो बस आगे आपके लिए कुछ नहीं होगा। बट एज यू राइटली सेड, केमो अपना काम करे या नहीं करे, यू आर अ लिविंग पर्सन, यू आर गोइंग थ्रू सो मच ऑफ डिस्ट्रेस। कैन यू कॉल अ साइको-ऑन्कोलॉजिस्ट और this one? That is why Tata was the first hospital to fight with Medical Council of India and introduce MD, specialty palliative care providers. And today is the 12th batch, and we are 33rd doctor we are promoting all over India. We are also training private hospitals. So that's why we have got Hinduja, we have got HN Reliance, we have got Bombay Hospital, and there are a lot of other satellite centers. And now we also will be doing for Apollo Hospital. So, ho sakta hai, maybe in the next time when we meet, we have a little more reason to smile, and patients are able to address. And as you rightly said, patient must know what is a right, and they can ask. And finally, today's generation doctors, they don't even do auscultation, right? Like my mother's family physician knew what my mother would go through. So my friends who are not from Bombay, from other places, वो हैरान हो गई कि अभी भी आपके यहाँ फैमिली फिजिशियन है। मैंने कहा है, बिल्कुल, correct? And therefore it is very very important that we are also training family physicians across. But उनका practical problem है, वो अपना practice छोड़ के 1 week यहाँ नहीं आ सकते हैं. So that is one big problem because. But yeah, first step we are making aware other departments. So now there is an interaction between palliative and the different departments of oncology. तो वो
पैलिएटिव का अहमियत समझ गए हैं कि इट इज नॉट ओनली एंड ऑफ लाइफ भाई, जैसे डायग्नोसिस कंफर्म हुआ तभी से हम शुरू करेंगे। दैट्स माय ओनली रिक्वेस्ट इज through public health. I have got a wonderful friend who heads Tata Memorial in Kolkata. He's also from public health only, from JJ. So together we are trying to say how to educate common man जो यहाँ पे इतनी सारी सुन रहे हैं कि भाई you know you are culturally bound, you have guilt, so many things, but please focus more on quality of life of the patients. Don't run after chemotherapy. It's unfortunate that your patient cannot, the disease is taking the better of the person. I know for me to say that is very easy. It's very difficult for the other person, but that is a effort that we are on. That is why today we have started palliative care awareness right from high school onwards. Everybody should know. Thank you so much. थैंक यू सो मच गणपति सर, उर्वशी जी। इट वाज फैंटास्टिक, आई वुड से लाइक काफ़ी आई ओपनिंग टाइप का डिस्कशन था। एंड बहुत सारे पहलू जो होते हैं कैंसर के वो हमने डिस्कस करें। एंड अगर क्विकली अगर किसी का कोई सवाल हो पैलेटिव केयर से लेकर तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमारा एक जिस ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आप यहाँ पे जुड़े हैं स्पेस ग्रुप, तो आप अपने कमेंट अपने सजेशन जो है वहाँ पे भी डाल सकते हैं, सो दैट वन ऑफ अस कैन कम बैक टू यू और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। Please share my email ID. If anybody has any question, I'm always happy to reply them on the mail. श्योर Okay? सर, श्योर। And Urushi, very nice meeting you. I hope to meet you sometime. Yes, absolutely. Same here. Thank you. Well, we don't see any question, so we break for the day today then. एंड याद रखिएगा कि हर महीने की 15 तारीख को 15 बजे यानी कि 3 बजे हमारा ये सेशन होता है जहाँ पर हम बात करते हैं सिर्फ ट्रीटमेंट के परे, लाइक जैसे हमारी इमोशनल इश्यूज होते हैं, सोशल चैलेंजेस होते हैं, फाइनेंशियल चीज़ें जो चैलेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और इस जर्नी में। और आप बने रहिए हमारे साथ और मिलते रहिए हर 15 तारीख को 15 बजे। और हम कोशिश करेंगे कि जैसे हमने आज भी डिस्कस करा कि एक पेशेंट की आवाज़ जो है वो एडवोकेसी के फॉर्म में या सपोर्ट ग्रुप के फॉर्म में आनी चाहिए कलेक्टिवली, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपका सहयोग, आपका सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू रोशी जी, थैंक यू डॉक्टर गणपति, थैंक यू सो मच, थैंक यू।